सकते हैं, लेकिन आज मैं ये भी देख पा रहा हूं उन सारे स्टार्टअप के अंदर मुझे वो यूएसपी दिखाई नहीं देती जो यूएसपी आज मुझे विंजेरा के अंदर दिखाई दे रही है। दैट इज सीबकथॉर्न, दैट इज सीबकथॉर्न, जो यूएसपी आज दिखाई दे रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक जरिया है, एक जरिया है। हम एक्चुअली एक हेल्थ के बिजनेस में हैं, हम लोग एक हेल्थ, आज की डेट की अगर मैं 2022 की बात करूं, 2021 की बात करूं, 2022 की बात करूं, हम एक हेल्थ एंड पर्सनल केयर, अब मैं स्टार्टअप भी नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने पिछले एक साल में हमने एक शुरुआत ले ली है। अब हम स्टार्टअप भी नहीं है, अब हम एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, अब हम एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो हम एक अच्छे रेट पे ग्रो कर रहे हैं। और 5 सालों में, अगले 5 से 6 सालों में अगर हम सब लोग आज जो इस ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हैं एक विजन के साथ काम करें, तो अगले 5-6 सालों में ऐसा हो सकता है कि आज आपने देखा होगा कि एडटेक के अंदर कई सारे लोग बोलते हैं बाइजू एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बाइजू की कोर टीम आज एक बहुत अच्छे लेवल पे, am I right? करेक्ट, बाइजू एक बहुत बड़ा ब्रांड है एडटेक के अंदर। एडटेक मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी के अंदर बाइजू एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बाइजू की कोर टीम बहुत अच्छे लेवल पे है। आज हम बाइजू देखते हैं, आज हम अपग्रेड देखते हैं, आज हम अनअकैडमी देखते हैं और ऐसे कई सारे एडटेक के स्टार्टअप्स हम देखते हैं और आज देखते हैं कि उनका कोर, आज कई सारे लोग हैं जो उसके माध्यम से एक जॉब फॉर्मेट में एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनकी कोर टीम एक अच्छे लेवल पे अच्छी अर्निंग मतलब कर रहे हैं, जितनी उनकी सोच है, जितनी उनकी हंगर है, उसके हिसाब से दे आर अर्निंग 90,000 80,000 लाख रुपीस। करेक्ट, ये हम देखते हैं। आज मैं आपको बताऊं अगले 5 सालों में अगर हम लोग एक विजन के साथ प्रॉपर्ली लगकर काम करें, अगले 5 सालों में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लोग हेल्थ की बात करें और उसका पर्यायवाची विंजेरा हो, उसका पर्यायवाची विंजेरा हो। ऐसा बिल्कुल अगले 5 सालों में हो सकता है। और जब विंजेरा और उसकी कोर टीम की बात होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें कोर टीम नहीं है इसी ऑडिटोरियम के अंदर, इसी ऑडिटोरियम के अंदर, इसी ऑडिटोरियम के अंदर। आज अगर हम विंजेरा की बातचीत करें, आज हम सीबकथॉर्न की बातचीत करें, अब कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, उसका काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बिजनेस का काम क्या होता है? बिजनेस का काम होता है किसी अच्छी चीज को लोगों तक पहुंचाना। करेक्ट, आज एक प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न, अब उसको लोगों तक पहुंचाने का काम। अब वो लोगों तक कैसे पहुंचे, किस तरीके से वो सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंचे? सबसे पहला तरीका है ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका कौन सा तरीका है? ट्रेडिशनल तरीका है कि वो दुकानों के माध्यम से जाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। ये एक तरीका है जिसमें कई सारे ब्रांड्स आज इसी तरीके पे काम करते हैं, हमारे। तो सीबकथॉर्न भी इसी तरीके से जाता, शॉप्स के अंदर, सुपरमार्केट्स के अंदर, राइट, दुकानों के अंदर, और उस सीबकथॉर्न के एडवर्टाइजमेंट को, उस सीबकथॉर्न को प्रमोट करने के लिए जो एक मेजर चंक ऑफ पैसा था वो किसी ना किसी सेलिब्रिटी को दिया जाता। करेक्ट। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये बातें आप क्यों कर रहे हैं, इसका एक सेंस है जो मैं आपको आगे बताऊं, कुछ मैं समझाना चाहता हूं इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। कहीं ना कहीं आज उसके प्रमोशन का, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है प्रमोशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एग्जिस्टिंग शॉप चैनल्स के थ्रू, और प्रमोशन के लिए किसी ना किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है। उस सेलिब्रिटी को रेगुलर लेवल पर प्रोडक्ट्स में से परसेंटेज दिए जाते, बहुत कुछ उसको दिया जाता, राइट। उसको वन टाइम पेमेंट दिया जाता, प्रमोशन में से प्रोडक्ट सेल से परसेंटेज दिए जाते, बहुत कुछ दिया जाता। मतलब वो सेलिब्रिटी के पास उस प्रोडक्ट सेल से एक पैसिव इनकम उनकी क्या होती, डेवलप हो जाती। ये एक तरीका है जिसको हम ट्रेडिशनल मॉडल बोलते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम कई सारी कंपनीज को यूज करते हुए देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ई कॉमर्स, जो हमने पिछले बीते कई सालों में कुछ कंपनीज को इस मॉडल के ऊपर काम करते हुए हमने देखा है, जैसे वाव, मामाअर्थ, इन सारे ब्रांड्स को हमने काम करते हुए देखा। प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसके माध्यम से होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी ना किसी एक एग्रीगेटर, अमेज़न के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से। करेक्ट। क्या अमेज़न और फ्लिपकार्ट क्या फ्री में काम करता है वहां? नो सर। क्या फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन का रोल प्ले कर रहा है? नहीं। उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक कंपनी अपना एक कुछ ना कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करती है। प्रमोशन किसके थ्रू होता है? किसी ना किसी सेलिब्रिटी के थ्रू। बोर्ड का प्रमोशन किसके थ्रू हुआ? कार्तिक आर्यन के थ्रू। करेक्ट। क्या कार्तिक आर्यन ने फ्री में किया? करोड़ों रुपए दिए गए। तीसरा जो तरीका है एक मार्केटिंग को करने का, तीसरा जो तरीका होता है एक अच्छे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का, तीसरा तरीका है वो है डायरेक्ट सेल्स। नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, ये कुछ नहीं है। आज गवर्नमेंट की किताबों में नेटवर्क मार्केटिंग कोई शब्द नहीं है, एमएलएम कोई शब्द नहीं है। गवर्नमेंट की किताबों में एक ही शब्द है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं,
एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, जैसा आप सबको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन की जिम्मेदारी किसकी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन की जिम्मेदारी होती है एक इंसान, पहले वो कंज्यूमर बना, वो कस्टमर बना, और वो कस्टमर बनने के बाद उसने चीजों को सीखा, उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई और धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रीब्यूटर बना और वो फिर ऐसे करते करते अपने नेटवर्क को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना शुरू कर दिया। अब आज अगर आईटीसी इसी वक्त पे काम करता, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी है वो सीवकथॉन पे काम करती, तो आप मुझे बताइए इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए कितने लोग ऐसे होते जिनके पास अपने जीवन में सीवकथॉन के माध्यम से सपने देखने का मौका मिलता? कितने लोग होते? जीरो। अमिताभ बच्चन जी होते, सेलिब्रिटीज होते और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस पर्सन होते जो अपनी वेल्थ क्रिएशन के अगले गोल को अचीव कर पाते थ्रू सीवकथॉन। अगर मैं ई कॉमर्स की बातचीत करूं, अगर यही सीवकथॉन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स के माध्यम तक लोगों तक लेके जाती, तो मैं आपको बताता हूं, तो आप में से बैठे हुए कितने लोग ऐसे होते जिनके पास एक पॉइंट ऑफ बेनिफिट होता? ज्यादा से ज्यादा हमें कंज्यूमर बनते, करेक्ट? ज्यादा से ज्यादा हमें कंज्यूमर बनते या अपने आसपास के 5-10 लोगों जो कहीं ना कहीं, अगर हमें सीवकथॉन का बहुत अच्छा रिव्यू मिलता, फूड सप्लीमेंट्स के बहुत अच्छे रिव्यू मिलते, हम किसी ना किसी को सजेस्ट करते। आज यही सीवकथॉन विंजेरा के माध्यम से, आज डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग मॉडल से आज लोगों तक पहुंच रहा है। उस सीवकथॉन के माध्यम से कितने लोग सपने देख पा रहे हैं? आप बताइए, इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए कितने लोग सपने देख पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, इन तीनों मॉडल में से कौन सा मॉडल ऐसा है जो लोगों की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है? ट्रेडिशनल मॉडल, ई कॉमर्स मॉडल कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल? डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन कई बार हमें इसी मॉडल को बताते हुए शर्म आती है, कई बार हमें इसी मॉडल को बताते हुए शर्म आती है, कई बार हमारा डाउट होता है, क्या सर मैं इस मॉडल पे बिलीव कर सकता हूं? मैं आपको बताऊं, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और आपके पास बहुत बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा बेहतर मॉडल आपको नहीं मिल सकता सपने देखने की शुरुआत करने के लिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको इससे ज्यादा बेहतर मॉडल आपको नहीं मिल सकता, आपको इससे ज्यादा बेहतर मॉडल नहीं मिल सकता। सिर्फ सीवकथॉन नहीं है, उससे कई लोग अपने सपने देख रहे हैं, सपनों के लिए काम कर रहे हैं। वो तो ऑब्वियस ही बात है, इनकम का सीधा सा फॉर्मूला होता है योर एफर्ट्स इनटू एबिलिटी। इनकम का फॉर्मूला क्या है? योर एफर्ट्स इनटू, आप आए, आपके एफर्ट्स क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। अगर आप अपने एफर्ट्स बढ़ाओगे, अपनी एबिलिटीज बढ़ाओगे, आपकी ग्रोथ होती जाएगी। आप अपने एफर्ट्स कम करोगे, आप अपनी एबिलिटी नहीं बढ़ाओगे, आपकी इनकम ग्रो नहीं करेगी, आप ग्रो नहीं करोगे, आप ग्रो नहीं करोगे। अब ये बातें मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग? बीते कई वर्षों के अंदर आज हम लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू किया, करेक्ट? हमने डिजिटली बहुत सारा काम किया। आज मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। बीते कुछ समय में मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो क्या है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं सोशल मीडिया के, यूट्यूब के, जो बड़े ही मोहब्बत करने लगे हैं, उनको इश्क हो गया है डायरेक्ट सेलिंग से और उनकी मोहब्बत इस कदर तक जा चुकी है कि उस मोहब्बत में उन्होंने कई सारे रोस्ट बनाने शुरू कर दिए, कई सारे वीडियोस बनाने क्या करें शुरू करें। कई बार जब हम खुद उन वीडियोस को देखते हैं तो हमें मन में डाउट आ जाता है, हमारे मन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हमारी टीम में कोई नया स्टार्ट करने वाला पर्सन जब उन वीडियोस को देखता है तो उसके मन में भी क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और कई बार उस क्वेश्चन मार्क की जब वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से, बिलीफ कम होने की वजह से वो इंसान या तो काम करने में अपनी एनर्जी कम कर लेता है या बिजनेस को क्विट कर देता है। क्यों? पिछले बीते कुछ समय के अंदर क्यों इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई सारे वीडियोस बनाने क्या किए? क्योंकि देखिए डिजिटल एरा हो रहा है। पहले लोग क्रिटिसाइज कैसे करते थे? फेस टू फेस। अब क्रिटिसाइज भी तो ऑनलाइन ही करेंगे, करेक्ट? अब आप 1000 लोगों की मीटिंग करेंगे तो वो भी तो कुछ ना कुछ, करेक्ट? अब कहीं ना कहीं ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी लेनी है कि ये सब कुछ है क्यों, उनके सवाल क्या है और वो क्यों ये सारी बातें कर रहे हैं, उनके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, क्यों वो
डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ ऐसे मॉडल में कुछ ऐसी बातें करते हैं। एक इंसान आता है जो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उन क्वेश्चंस की वजह से, उन डाउट्स की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने 6 महीने बर्बाद कर देता है, 3 महीने बर्बाद कर देता है, बिजनेस से भारी हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं राइट समय पे क्लैरिटी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिल पाती तो बाहर हो जाता है। सबसे पहले यहां पे हम सब लोग डायरेक्टर्स एंड अबव बैठे हुए हैं, सबसे पहले हमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि उन सोशल मीडिया का जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वो बातें कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उसके पीछे उनकी सोच क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज राजीव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात कर रहे थे, आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन को पैदा करने वाले लोग कौन है? ये यूट्यूबर्स ही हैं। कई सारे ऑब्जेक्शंस को पैदा करने वाले लोग कौन है? ये यूट्यूबर्स ही हैं। ऐसे आते हैं, ऐसा वीडियो बना के 4 गाली, 5 गाली, 6 गाली, और जो गाली देने वाले होते हैं उनको गाली सुनने में भी बड़ा क्या लगता है? अच्छा लगता है। उनको लगता है वाह यार कितनी अच्छी अच्छी गालियां दे रहे हैं। गालियां देना भी एक धंधा बन चुका है आज के समय। मतलब आप गाली देकर भी अमीर बन सकते हैं। हमें पहले पता होता तो उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अमीर होते, तो हमें तो पहले से पता था उत्तर प्रदेश के लोगों में गालियां देने का टैलेंट ही बहुत। समझ में अभी हमें अब आया जब हमने यूट्यूब पे कुछ लोगों को गालियां देते वो क्या करा, हमने सुनाई दिया। अब समझ में आ रहा है कि गाली देना भी एक, आज की डेट में गाली देना भी एक कला बन चुकी है, एक आर्ट बन चुकी है। कुछ फॉलोअप्स में करने गया जहां पे कुछ ऐसे लोग थे, मैंने बहुत अच्छे से उनको बताया, लेकिन अगले दिन गए और वो गाली सुनकर आ गए थे, तो उनको गाली वाला ज्ञान, उनको गाली वाला ज्ञान मिल गया। सबसे पहले हमें यह समझना है कि अचानक से पिछले 1.5 से 2 सालों में इन यूट्यूबर का लगाव डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर क्यों आ गया? क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में लॉकडाउन के पीरियड में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसने रैपिडली ग्रो किया था। इसने रैपिडली ग्रो किया। और जब भी कोई चीज ग्रो करती है, जब भी कोई मॉडल ग्रो करता है, उस मॉडल के ऊपर वीडियो बनाकर लोगों को एंगेजमेंट मिलती है और व्यूज मिलते हैं, और जब उनको व्यूज मिलते हैं तो उनको अपने एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, जहां पर वो बीच में अपना कोई एक ट्रेडिंग ऐप बता देते हैं, ऐसे बताते रहते हैं रुको 2 मिनट, ये ट्रेडिंग ऐप है, खरीदो मुझे पैसे मिलेंगे। यहां पे बता रहे हैं आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर रुको ये इस कंपनी का फेस वॉश है, आप खरीदो। फिर वापस अपनी ही बातों को अपने ही वीडियो में अपने ही ऐप से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और कई सारे लोग जो यंग हैं, जो अभी डायरेक्ट सेलिंग में एंटर कर रहे हैं, राइट, उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती और कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं वो ठीक है या ठीक नहीं है, राइट, वो सही है कि नहीं। सबसे पहला इन सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स जिन्होंने ये सारे वीडियोस फॉर्मुलेट करने शुरू करे हैं, इनका कोई सोशल मैसेज नहीं है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है। शायद डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है। एट द एज ऑफ 19 अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिलता तो मुझे नहीं पता मैं अपनी जिंदगी में क्या कर पाता, नहीं कर पाता, लेकिन इसके बहुत बड़ी चांसेस थी कि आज मैं एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में नहीं होता। एम्प्लॉय की कैटेगरी में अपने जीवन में क्या कर रहा होता वो अलग बात है, लेकिन इसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि शायद मैं एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में नहीं होता, एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में मैं नहीं आता। कहीं ना कहीं आज हम जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि 19 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से हम कनेक्ट हुए थे, राइट। तो कहीं ना कहीं इन सारे यूट्यूबर्स का, इन सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कोई सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, वो क्या है? वो है एंगेजमेंट, राइट। किसी एक ऐसे टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए जो कि हॉट टॉपिक है, किसी एक ऐसे वीडियो पे किसी एक ऐसे मुद्दे को उठाइए जो मुद्दा बहुत ही हॉट टॉपिक है, जहां से आपको व्यूज मिलने क्या हो। वो गलत नहीं है, सही सोच रहे हो बेचारे, क्या करें। अब आप मुझे बताइए, आप में से कोई कॉलेज में पढ़ता है तो आपको अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स में क्या दिखता है? एक टीम दिखती है ना, एक नेटवर्क दिखता है। उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग के, उनको भी डायरेक्ट सेलिंग के जो यंगस्टर्स हैं उसमें उनको क्या दिख रहा है? नेटवर्क। उनको व्यूज दिख रहे हैं, उनको ऑडियंस दिख रहे हैं, उनमें उन यूट्यूबर्स को एक एंगेजमेंट दिख रहा है। लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि जरूरी नहीं है हमें हमारी मेंटर्स की बातें सुनकर उनके पीछे नहीं जाना है, उनसे इंफ्लुएंस नहीं हो जाना है, उनसे इंफ्लुएंस नहीं हो जाना। जब कुछ इस तरीके के लोगों को मैंने सुनना शुरू करा, कुछ वीडियोस मेरे पास में आए, कुछ फॉलोअप जब हुए तो फॉलोअप में गेस्ट ने बोला कि सर ये देख लिया था, ये वीडियो हमने देख लिया था, ये चीजें हमने क्या करी थी,
देख ली थी। हमारे एक एसोसिएट सर काम नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियोस क्या करे देख लिए। जब मैंने कुछ चीजों को सुना, मैंने कहा भाई देखें क्या डाउट है, हो सकता है कुछ ऐसा आया हो जो हमें 10-15 सालों में पता 10-15 सालों में पता ना चला हो, इनको अलग ज्ञान हो गया। तो उनका कहना था कि जितने भी डायरेक्ट सेलर्स होते हैं सब सूट पहन के मीटिंग करते हैं, मतलब सब सूट पहनते हैं। आप बताइए अगर मैं इस मीटिंग में नेकर पहन के आता आपको कैसा लगता? आप बताइए कैसा लगता? आप खुद को इमेजिन कर, अविनाश क्या सोचिए, आप नेकर पहन के मीटिंग में बैठे होते आपको कैसा लगता? आप होते सर इधर थोड़ा 3-4 पानी डलवा दीजिए, रेत डलवा दीजिए, समुद्र में मजा ले लेते। अब कोई लॉजिक है? अच्छा क्या कोई सूट पहनने का कोई क्राइटेरिया है इंडिया के अंदर? तो भाई कोई क्राइटेरिया बना दो कि भाई जो लोगों की वर्थ 100 करोड़ से ऊपर है वो सूट पहनेंगे, बाकी नहीं पहनेंगे। तो फिर आदमी टारगेट ले लेगा, पहले भी लेते थे। आदमी टारगेट ले लेगा कि भाई चलो इतना करना है तो सूट क्या करना है, ऐसा कोई लॉ बना दिया जाए सूट पहनने के ऊपर। गर्मी के मौसम में भी सूट पहनते हैं। अरे तो भाई अगर गर्मी के मौसम में ऑफिस में जाओगे तो अंडरगारमेंट पहन के थोड़ी ना जाओगे, वहां भी फॉर्मल में ही जाओगे ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। करेक्ट? अच्छा किराए का सूट होता है, मुझे तो पता नहीं, मेरा तो अपना है। मेरा तो भाई अपना है। करेक्ट? राइट, मेरा तो अपना। अब आप मेरे को बताइए ये सारे डाउट। अब जो नया बच्चा वो क्या देख रहा, हाँ मैं भी मीटिंग में गया था, वहां पर भी मैंने सूट पहने हुए देखा था, सच है। इनकी बातें सच है। लेकिन आप मुझे बताइए अगर किसी की डेथ हुई है वहां आप लाल रंग की साड़ी पहन के जाएंगे? जाइए, फिर दोबारा नहीं जा पाएंगे किसी के फ्यूनरल पे आप दोबारा। हर एक चीज को करने का एक फॉर्मल कोड है। सबसे बेहतरीन बात डायरेक्ट सेलिंग की यही है कि वो पहले दिन से आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाती है। पहले दिन से आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाती है। और ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ऋषभ मिश्रा जी जब आए, ऋषभ मिश्रा जी ने नील की बात करी, निखिल सर की बात करी, तो मेरा भी कुछ पूरा पास्ट में तजुर्बा रहा है, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि मेरी पहली बार मीटिंग हुई थी निखिल सर के साथ में। निखिल सर कह रहे हैं मत बताइए, तो थोड़ी सी भावना है, बताने दीजिए सर। मेरी पहली मीटिंग थी निखिल सर के साथ, राइट? और मैं गया तो मैं यूट्यूबर वाली ड्रेस में गया था जो वो चाहते हैं। मैं बिल्कुल वैसे ही गया था, एकदम हटा हुआ जीन्स पहन के, एक टी शर्ट पहन के मैं गया। तो सर मीटिंग में मैं नहीं बैठ पाया, लेकिन निखिल सर आए, बाद में मिले, सर ने अगले दिन का टाइम दिया, सर ने इंपॉर्टेंस बताई। और सर उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आया था आपने क्या बताया। जब अगले दिन मैं आपके साथ बैठा था, आपकी शायद टाई ज़ोडिएक की थी और मैं सर के साथ यहां बैठा था और टाई थी, और मैं टाई देखे जा रहा था, मैंने कहा टाई बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसी टाई लेनी। अब अगर उस समय मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मुझे किस चीज ने इंस्पायर करा? मुझे लगा ना मेरे को सर की तरह बनना चाहिए। एक प्रोफेशनल अटायर ने मेरे को क्या करा? इंस्पायर करा। एक प्रोफेशनलिज्म ने इंस्पायर करा जो मेरे कॉलेज के सीनियर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मेरे कॉलेज के सीनियर रात में 10 बजे के बाद शिव जी का प्रसाद लेके रूम में आ जाते। तो जब मैं मिला, एक प्रोफेशनलिज्म देखा, इच्छा आई कि अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से हमें डेवलप करना है। तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? बताओ दर्शन जी, अभी आप बिल्कुल एकदम स्मार्ट बैठे हो, क्या गलत है? बोले नहीं, आपको लेकर नहीं आना है। लेकिन यूट्यूबर्स का कहना है आपको लेकर में आना है। आरएसएस वाले लगने शुरू हो जाएंगे। एक डंडा आप सोचिए एक्चुअली क्या है
लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का टूर करा है पिछले 1.5-2 साल में। आओ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग घूम कर आते हैं। अब वो घूमने आए, उनको सिर्फ सूट ही दिखा, अंदर कुछ नहीं दिखा। अंदर आदमी नहीं दिख रहा है, सूट दिख रहा है। आदमी ने जो मेहनत करी वो नहीं दिख रही, अपने अंदर जो परिवर्तन आए वो नहीं दिख रहे, क्योंकि उनको सिर्फ सूट दिख रहा, क्योंकि वो वहां पे टूरिस्ट हैं। पिछले 1.5-2 साल और डायरेक्ट सेलिंग के क्या रहे, टूरिस्ट। पास लेके किसी मीटिंग में आ गए होंगे, देखा होगा। अरे अच्छा, कई लोगों ने मीटिंग का मीम बनाना क्या कर दिया, शूटिंग बूटिंग हो रही है, एक्साइटमेंट हो रहा है, इसी का एक मीम बनाना क्या कर दिया। अब आप मुझे बताइए, मीटिंग हो रही है, सब लोग शांत बैठे रहे, कोई कुछ ना बोले तो अच्छा लगेगा? ऐसा लगेगा मीटिंग में नहीं फ्यूनरल में आए हैं। अब आप मुझे बताइए, जब एनर्जी होगी, एक्साइटमेंट होगा, तालियां होंगी, तभी अच्छा लगेगा ना। और जहां लोगों के पास सपने हैं, जहां लोगों के पास सोच है, जहां कुछ कर दिखाने की चाहत है, वहां तालियां और एक्साइटमेंट कोई रोक नहीं सकता है, वो अंदर से निकल कर आता है। अंदर से निकल कर आता है वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी आपके अंदर से निकल कर आती है वो एनर्जी। अच्छा, कई लोगों को कहना फूल पिलाते हैं, माला पहनाते हैं। भाई तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें नहीं मिल रही क्या? तुम्हें नहीं मिल रही फूल माला? तुम्हें नहीं मिल रही है क्योंकि बंदा वीडियो तो देख रहा है, लेकिन तुम्हें माला नहीं पहना पा रहा। तो हो सकता है तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो पाई। कोई बात नहीं, एक इवेंट में आ जाओ, हम पहना देंगे तुम्हें माला, अगर तुम्हें लग रहा है माला पहनना। अच्छा, माला पहनना बुरा है तो भाई नहीं पहनाए माला। अच्छा, कोई भी इंसान किसी भी मीटिंग में ये फूल है, ये माला है, क्यों है? कोई इंसान जब मीटिंग करने आता है फूल माला के लिए नहीं आता। आप में से कितने लोग इसलिए मीटिंग करने गए? आप बताइए। जी आप मीटिंग करने जाते हो इसलिए करने जाते हो? कोई पूछे क्यों मीटिंग करने गए थे? एक्चुअली मेरे को उस मीटिंग में माला मिलनी थी तो मैं माला पहनने के लिए गया था। और वो सब जो गुलाब फेंके जाते हैं ना, वो सर में जाते हैं तो परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है, 4 दिन में स्मेल रहता है। कोई भी लीडर इसलिए मीटिंग करने जाएगा कि मेरे को फूल मिले, मुझे माला मिले, या मेरा नाम लिया जाए। कोई भी इंसान किसी जगह भी अगर कुछ भी काम करने जाएगा, उसके पास सोच होगी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाह रहा होगा, वो एक टीम डेवलप करना चाह रहा होगा, वो कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। अब जिस जगह पर वो मीटिंग करने गए हैं, वहां के लोगों की लाइफ में उन्होंने शायद कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन किया है। तो वो माला नहीं है, वो माला एक ग्रेटिट्यूड है, वो माना एक भावना है। हो सकता है कि वो इंसान, हो सकता है कि मैं रोड पे चलते हुए किसी तीसरे इंसान के लिए, मैं उनके लिए कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं करता, मैं उनके लिए 0% हूं, क्योंकि मैंने उनकी लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, उनको मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो मुझे माला पहनते हुए देखे तो उनको बड़ा अजीब लगे, फालतू में इस आदमी को क्यों माला पहना रही है, तो सामने नहीं दिख रहा। लेकिन हो सकता है किसी एक लीडर के साथ में मैंने काम किया, उनको कुछ चीजें सिखाई, और उनको उनकी लाइफ में उनको लगा कि इनके इनपुट से मेरी जिंदगी में ग्रोथ आई है, तो उनको भी लगा कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। अब यहां अपलाइन कमीशन तो लेती नहीं, ग्रोथ आया लाओ 20% का कट इधर दो। तो वो ग्रेटिट्यूड क्या है? वो ग्रेटिट्यूड है वो माला। अब उनको माला तो दिखाई देती है, लेकिन उनको डायरेक्ट सेलिंग इवेंट के अंदर माला ही दिखाई देती है, लेकिन उन यूट्यूबर्स को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मालाओं के पीछे की भावनाएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट। अच्छा, उनका कहना होता है कि हमने यहां पे किसी को भी ले लिया जाता है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। आप मुझे बताइए, आप इस बिजनेस को छोड़िए, यहां पे कोई इंसान नौकरी ज्वाइन करने थोड़ी ना आ रहा है। अगर नौकरी होती तो इंटरव्यू लिया जाता, टेस्ट लिया जाता, एग्जाम लिया। बिजनेस में कोई टेस्ट नहीं होता है। आपके घर के बाहर अगर कोई अपनी बगल में छोटी सी दुकान खोलता है जो कि एक बिजनेस है, तो कोई पेपर देकर आता है, आई एम गोइंग टू ओपन जनरल मर्चेंट स्टोर, मैं एक पेपर देकर आया हूं। बिजनेस करने से पहले कोई पेपर नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस खुद में एक पेपर है। राइट, सही बात है। खुद में एक पेपर है। बिजनेस करने पहले कौन सा पेपर होगा? अरे पेपर तो तब दिए जाते हैं जब आपको कोई एज एन एम्प्लॉय क्या करे, हायर करे। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी एज एन एम्प्लॉय नहीं आता है, हर एक इंसान यहां पर एज एन इंडिपेंडेंट
बिजनेस ओनर आता है, वो एज ए बिजनेस पार्टनर आता है, उसका खुद का बिजनेस है, तो उसको जब खुद वो अपना बिजनेस करने के लिए तैयार है, वो अपना बिजनेस मान के कर रहा है, तो जो इंसान अपने बिजनेस की सोच के साथ काम कर रहा है, उसका पेपर लेने की जरूरत कुछ नहीं होती है। उसका पेपर कुछ नहीं है, उसका पेपर उसका बिजनेस ही लेगा, उसका पेपर उसका बिजनेस ही लेगा। यहाँ पे यंग लोग आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर के लोग आ जाते हैं, सेकंड ईयर के लोग आ जाते हैं, थर्ड ईयर के लोग आ जाते हैं, यंग लोग आ जाते हैं, 18 साल के लोग आ जाते हैं, 26 साल के लोग आ जाते हैं। जबकि मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में यंग लोग पिछले कुछ सालों से आना शुरू हुए हैं। अक्सर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करने वाले लोगों की एज कई गुना ज्यादा थी। आप हमारे इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों यंग लोग, करेक्ट, क्यों यंग लोग डायरेक्ट सेलिंग में यंग लोग आ जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी यूट्यूबर को वीडियो ही बनाना है और समाज सेवा करना है, तो कॉलेज में बिकने वाले गांजा के ऊपर वीडियो बनाएं, सिगरेट के ऊपर वीडियो बनाएं, तंबाकू के ऊपर वीडियो बनाएं। ऐसा मूवी में बड़ा बड़ा एड भी दिखाते हैं, तंबाकू कॉजेस कैंसर दिखाते हैं ना, उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तंबाकू के ऊपर वीडियो बनाएं, टोबैको के ऊपर एक वीडियो होना चाहिए, गांजे के ऊपर एक वीडियो होना चाहिए। सर मैं अपने कॉलेज में गया, मेरे सारे फ्रेंड थे एकदम ऐसे बॉटल के बीच में होल करके बैठे हुए, समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं। मैंने बोला क्या है, बोले गांजा है। तो शुक्र मनाइए सर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, वरना पता नहीं दोस्त हमारे को कहां ले जाते और वो सीनियर कहां ले जाते। तो अगर वीडियो बनाना है आप उनके ऊपर बनाइए। अब एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अगर किसी को सीवकथॉन के बारे में समझा रहा है, सीवकथॉन के बारे में बता रहा है, किसी एक अच्छी चीज के बारे में एजुकेट कर रहा है, उससे आपको समस्या है? समस्या नहीं है, आपका बिजनेस इधर है, आपका एंगेजमेंट इधर है, सही बात, आपके व्यूज इधर है। लेकिन आपको तो समझना है इस बात को, आपको तो समझना है। अगर आप फिर भी चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग में एग्जाम होना चाहिए, तो सर निखिल सर, भूपेंद्र सर, अरुण सर, एक पेपर रखवा दीजिए, एक पेपर रखवा दीजिए, फिर एक पेपर होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आप आएंगे ऐसे एकदम रिटन टेस्ट लेकर, फिर रिजल्ट आएगा, फिर हो सकता है उस रिजल्ट में ऐसा लिखा है यू आर फेल्ड, ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। और हो सकता अगर जरूरत पड़ी तो ये भी कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स का कोई पेपर नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर्स का कोई पेपर नहीं होता। अच्छा, इन वीडियोस के अंदर एक बात कहेंगे कि यहां पे सब डिस्ट्रीब्यूटर ही है, कोई कस्टमर नहीं। यहां पे सब डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन कोई भी कस्टमर। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने खुल के डिस्कस करना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में कई सारी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ये गलतियां करी हैं। उन्होंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बिल्डिंग पर ही काम किया। किसी की गलती नहीं बोल सकते, इंडस्ट्री ऐसे ही इवॉल्व होती है, करेक्ट। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएशन पे ही काम किया। उनकी बातें 10,000 रुपए लेना, उनकी बातें एक टीम बनाना, उनकी बातें सिर्फ रिक्रूटमेंट करने वाली थी। तो इस कारण से कई सारे यूट्यूबर्स को यह कहने का मौका मिला है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई कस्टमर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ही सिर्फ क्या है, कस्टमर है, एंड ही इज बाइंग प्रोडक्ट बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस। आपको और हमको सबको मिलकर डायरेक्ट सेलिंग में अंदर कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हमें इस आइडियोलॉजी को बदल के रख देना है, और इसी आइडियोलॉजी को बदलने के लिए कल का रिटेल इवेंट है। और मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है कि शायद मुझे बाकी ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैंने तो कहीं नहीं देखा किसी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक इवेंट सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन और कस्टमर क्रिएशन पे रखा हो, कस्टमर एक्विजिशन पे रखा हो, जो कि रिटेल इवेंट है, जो सिर्फ कल होने वाला है। विंजेरा की सोच ये है कि विंजेरा को 1 करोड़ परिवारों तक सीवकथॉन पहुंचाना है। और हो सकता है उसमें कुछ लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर बने, लेकिन कई लोग होंगे जो उन डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कस्टमर बनेंगे। और उस दिन इन यूट्यूबर की आज की जो बातें हैं, उसका जवाब हम अपने काम से देने वाले हैं, उसका जवाब हम कस्टमर क्रिएशन करके देने वाले हैं। उसको मैनेजमेंट की पूरी तरीके से लगा हुआ है बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट को बनाना और प्रोडक्ट को दिन ब दिन बेहतर बनाना। लेकिन उसमें हमें भी लगना है, और हमें ये डिस्ट्रीब्यूटर इक्वल्स टू कस्टमर की इक्वेशन को हमें मिलकर चेंज करना है। क्या आप और हम सब मिलकर, ये जो यूट्यूबर कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर इक्वल्स टू कस्टमर, क्या आप इस इक्वेशन को चेंज करने के लिए तैयार हैं? यस सर।
आप इस इक्वेशन को चेंज करने के लिए तैयार हैं? यस सर। इसी की शुरुआत कल के रिटेल सेशन से होने वाली है। शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ऑफलाइन इवेंट उसके ऊपर एक मोहर लगाने वाला है, उसके ऊपर एक मोहर लगाने वाला है। और मैं आपको बताऊं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनका कहना है प्रोडक्ट महंगा होता है, प्रोडक्ट ऐसा, अच्छा इनका कहना है ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कोई बड़ी कंपनी लेकर नहीं आ पाती, कोई यूनिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस करेगी तो किसी यूनिक चीज पे ही करेगी, जिससे कि उसके कंपटीशन क्या हो, उसका कंपटीशन मिनिमम हो। आप आज एलोवेरा पे काम करके क्या करोगे? आज आप आंवला पे काम करके क्या करोगे? आप तो यही कोशिश करोगे कि आपको कोई यूनिक चीज मिले, लेकिन वो यूनिक चीज ऐसी हो जिसका एजुकेशन के माध्यम से मार्केट क्रिएट हो सके। करेक्ट? तो डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई भी स्टार्टअप है, किसी भी स्टार्टअप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किस चीज को सर्च करती है? किसी एक यूनिक प्रोडक्ट को सर्च करती है। उनका कहना होता है कि ये अपने प्रोडक्ट को यूनिक बोलते हैं, तो कौन नहीं बोलता? हर एक इंसान अपने प्रोडक्ट को यूनिक बोलेगा, लेकिन उसके पीछे तथ्य तो होते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर तो होते हैं। आज अगर हम सीबकथॉर्न को यूनिक बोल रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बोल रहे हैं, तो उसके पीछे तथ्य हैं, उसके पीछे फैक्ट हैं, उसके पीछे फिगर हैं। उसी सीबकथॉर्न के लिए डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसी सीबकथॉर्न के लिए। उसके पीछे कई सारी ऐसी रिसर्च अवेलेबल हैं जिसको हम नहीं कह रहे हैं। और अगर ऐसा लगता है कि सीबकथॉर्न को यूनिक कहना गलत है, सीबकथॉर्न को रिजल्ट ओरिएंटेड कहना गलत है, तो मेरे से सवाल पूछने से पहले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे से पहले उनका वीडियो आया था सीबकथॉर्न पर। हम तो लद्दाख की इकोनॉमी ऐड कर रहे हैं। आज एक यूट्यूबर वीडियो बनाता है, लद्दाख वाले को क्या मिल रहा है गाली सुन के? इधर से दो गाली सुनी, उधर से दो गाली सुनी, लद्दाख में रहने वाले लोगों का क्या बना हुआ? 4 गाली सीखे। उत्तर प्रदेश वाले गुणाने शुरू हो गए उनके अंदर। अगली बार जब यूपी का इंसान गया तो बोला अरे तो अपने प्रदेश की गाली है, कहां से सीखी? तुम्हारे वीडियो से सीखी। आज अगर सीबकथॉर्न प्रमोट हो रहा है, सीबकथॉर्न घर घर तक पहुंच रहा है, सीबकथॉर्न पूरे घर तक पहुंचेगा, तो जब सीबकथॉर्न पूरे घर तक पहुंचेगा, उस लद्दाख चाइना बॉर्डर पे रहने वाला किसान भी अमीर और समृद्ध बनेगा। उसके बच्चे एक बेहतर स्कूल में पढ़ेंगे, उसका पक्का घर का मकान होगा, उसके घर के अंदर एक फर्नीचर होगा, उसके घर में वॉशिंग मशीन होगी, उसके घर में टीवी होगा, उसके घर में बैठ के सारी वो सुख सुविधाएं अवेलेबल होगी जो दिल्ली का इंसान एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि विंसेरा ने सीबकथॉर्न को लोगों तक पहुंचाने का काम करा और लद्दाख के लोगों की इकोनॉमी और जिंदगी बदली। आज ये सोशल पोस्ट हम कर रहे हैं, क्या वो गाली देके कोई सोशल पोस्ट कर रहे हैं? लेकिन हमारे एग्रेसिव नेचर की कमी की वजह से कई सारी बार जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को राइट टाइम पे एजुकेट नहीं करते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाली देने वाले लोगों की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। सर गाली देना बहुत आसान काम है, नेकर पहनना बहुत आसान काम है, अपने आप को प्रोफेशनल अटायर देना मुश्किल काम है, अपने आप को बदलना मुश्किल काम है, अपने आप को चेंज करना मुश्किल काम है। अब उनका कहना है कि अगर ये मॉडल इतना ही अच्छा है, अच्छा एक और बताते हैं, 2 4 16 और फिर हर किसी को देखो तो ये बोलता है 12वें महीने में जो पूरी आबादी खत्म हो जाएगी, 12वें महीने में पूरी आबादी खत्म हो जाएगी, ये मैथमेटिकल मॉडल में फ्लॉ है। भाई 12 महीने नहीं हुए डायरेक्ट सेलिंग को चले हुए, उसको तो वर्षों हो चुके हैं, अभी तो आबादी खत्म नहीं हुई। करेक्ट? और आबादी खत्म नहीं होगी, भाई शादी करोगे कि नहीं करोगे? करेक्ट? क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई तब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। करेक्ट? उनका कहना है कि 12वें लेवल पे जाके पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। मैं मानता हूं कई बार वो 2 4 8 16 का एक हाइपोथेटिकल मॉडल दिखाया गया है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की सच की बात करोगे, प्रैक्टिकलिटी की बात करोगे, तो डायरेक्ट सेलिंग प्रैक्टिकली 5 ईयर मॉडल जो हम दिखाते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ लोग सिर्फ कस्टमर बनकर रह जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग कुछ समय तक करते हैं, कुछ लोग सिर्फ उसको पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको फुल टाइम करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो पॉपुलेशन वाला तो केस ही नहीं है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल मॉडल है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रैक्टिकल मॉडल पे काम करोगे, तो कहीं ना कहीं 3 ईयर प्लान है, जो 5 ईयर प्लान है, आप उसकी ग्रोथ एक साल में मेजर करो। अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग का प्रैक्टिकल मॉडल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो पॉपुलेशन कहीं खत्म होने वाली नहीं। और अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड होकर काम कर रहे हो तो आप हो सकता है 100 डिस्ट्रीब्यूटर की टीम बनाओ, लेकिन 10,000 कस्टमर आपके पास में,
तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड टीम का टर्नओवर, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड टीम का रेवेन्यू कस्टमर से जनरेट होकर आ रहा है, आपके पास वो कोई फ्लो नहीं है। लेकिन ये 2 4 16 12 करके वो तुरंत, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर यही प्रेजेंटेशन चलती है, 2 4 8 16 32 8 32 लाख ये चलता है। लेकिन समय के साथ में मैं आपको सच बताऊं, मैंने पिछले 3 सालों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कमाई है। 2019 2020 2021 2022 इन 4 सालों में मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमाई। मेरे कई सारे बिलीफ टूटे हैं और बचे। Many of my beliefs have got changed. मेरे बिलीफ बदले, मेरे बिलीफ चेंज हुए और मैं अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। We are ready to change because change is future. अपने आप को अडॉप्ट कर लेना ही भविष्य है। अपने आप को बदलना, नई चीजों को सीखना, यही क्या है? यही भविष्य। आज डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन काम करना, ऑफलाइन में बैकअप देना। अब कई लोगों का कहना है क्या हम प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, क्या हम ये सीबकथॉन का प्रोडक्ट ही बेचने का काम करेंगे? हम हीरो, हम प्रोडक्ट नहीं, हम प्रोडक्ट प्रमोट करने जैसा छोटा मोटा काम करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। एक इंसान अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए क्या करता है? हर शो में जाता है, हर तरीके का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मूवी क्या करनी है, प्रमोट करनी है। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। और आप जब भी कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, आप किसी भी बिजनेस में जाओगे, वो बिजनेस का तथ्य क्या होगा, बिजनेस का बेस क्या होगा? वो तो कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस ही होगा। बिना किसी प्रोडक्ट और सर्विस के कैसे कोई एक बिजनेस बनेगा? करेक्ट। और जहां बना उसी का जवाब तो यूट्यूब, उसी का नतीजा तो यूट्यूब वीडियोस है, उसी का नतीजा तो है। करेक्ट। लेकिन आज अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आज आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, आप सिर्फ सीबकथॉन को एक प्रोडक्ट नहीं है, आप एक कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर प्रमोट कर रहे हो। आप एक कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर प्रमोट कर रहे हो। आज बिस्किट एक कॉन्सेप्ट था, करेक्ट, जिसको पार्ले जी लेकर आया, एक कॉन्सेप्ट था। ऑटो रिक्शा एक कॉन्सेप्ट था, राइट, ये कॉन्सेप्ट था। आज फूड सप्लीमेंट एक कॉन्सेप्ट है और अगले 5 सालों में इस कॉन्सेप्ट को हम घर घर तक लेकर जाएंगे। क्योंकि पिछले कई सालों से प्रोसेस फूड की दुनिया चली आ रही है, पिछले कई सालों से वो दुनिया चली आ रही है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि यहाँ गाड़ी दिखाते हैं, क्या बाइक दिखाते हैं, या ये दिखाते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं। और अगर आप अमीर हो तो आपको दिखाने की क्या, मेरे पास बाइक में दिखाऊंगा, क्या कर लोगे तुम? तुमसे लेकर थोड़ी देगा, मेरे पास कार है, मैं दिखाऊंगा। तुमसे खरीदी थी, तुमसे पैसा मांगा था, मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा, मेरी गाड़ी है। बात क्यों दिखाते हैं, बात क्यों दिखाते हैं, ये क्यों दिखाते हैं कि हम अमीर हैं? कौन अमीर है बताओ? अमीर तो कोई भी नहीं है। एलन मस्क को खुद पता नहीं है कि मैं अमीर रहूंगा कि नहीं रहूंगा। कब नंबर 1 से नंबर 2 हो जाए उसको क्या पता है? अमीरी की कोई परिभाषा नहीं है। अमीरी का एक ही मतलब है कि आप जो कल थे, आप जो आज हैं, उसमें बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसमें बेहतर हुआ तो आप अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक इंसान है, वो अपने कॉलेज में आया, उसने कॉलेज में एक बहुत अच्छी बाइक देखी, उस बाइक से कुछ लोगों को कॉलेज आते हुए देखा, उसके मन में सपना आया, काश मेरे पास भी एक ऐसी बाइक हो, काश मैं ये बाइक खरीदूं। लेकिन फिर उसको याद आया अपने पिताजी का चेहरा और अपने पिताजी का सुबह सुबह का मोटिवेशन, बेटा देखो बहुत लोग हैं, हम कर्ज में हैं, पूरा परिवार तुम्हारे ऊपर है। और उस इंसान ने अपने उस बाइक के सपने का कवर बना दिया कि ये बाइक बाद में देखी। वहां पर एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया, उसने उस कबर को खोदना शुरू करा और उसमें से बाइक का सपना बाहर निकाला, उसको दिखाया, उसने उस सपने को देखा, उसको उस सपने से मोहब्बत, उसने उस सपने के लिए काम करना शुरू। कुछ महीनों के बाद उसका सपना सच हुआ और वो अपने कॉलेज में बैठ के बाइक के कॉलेज आ रहा। और अब आप कह रहे हो बताओ मत, बोलो मत। उस इंसान ने कब्र से अपना सपना निकाला है अपनी दम पे, तो क्यों ना बोले उसका आज विजय जी क्यों अपने फॉर्च्यूनर की बात ना करें? आज कितने लोग हैं जो अपने 24-25 साल की उम्र में फॉर्च्यूनर खरीद पाते हैं? कितने लोग हैं? शायद नेता लोग होते हैं जो खरीदते। एक सपने को कब्र से निकाला और उसको पूरा किया, और पूरा करने के बाद इंसान अपना सपना भी ना बोले,
अपना सपना भी ना बोले। एक सेलिब्रिटी तो नहीं रोकता, वो तो बोलता मेरी 1000 करोड़ की मूवी थी, मेरी 1000 ने ये किया, मेरे ठेकेदार ने वो किया, अपना बोले हमारा चेक बोले तो अपना बोले। लोग अपनी अचीवमेंट मेट्रो के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे लगाते हैं, देखो स्कूल। हम ना बोले हम अपनी अचीवमेंट नहीं बोलना, गाड़ी खरीदी बोलना मत, बोलना मत, अपने पैसों की खरीदी कोई बात बोलना नहीं, बोलना नहीं। आज की डेट में कौन इंसान अपना अचीवमेंट नहीं बता रहा? आप मेरे को बता, चाइना अपना अचीवमेंट बता रहा है, ताइवान के ऊपर प्लेन घुमा रहा है, पावरफुल हैं हम। अमेरिका अपना अचीवमेंट बता रहा है, हम भेज के मारेंगे ताइवान को करना है। हमारे एक लीडर ने बाइक खरीदी, बोलना नहीं, शो ऑफ नहीं करना है। एक सेलिब्रिटी शो ऑफ करे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल सेलिब्रिटीज है वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, फिर कैमरा मैन ऐसे 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 उनके आगे चलता है। फिर वो वीडियो इंस्टाग्राम पे आ जाता है, पब्लिक देखती है। आज हम भी जाएंगे कभी एयरपोर्ट। सर एयरपोर्ट जाना एक सपना था हम लोगों का। आगरा में एयरफोर्स स्कूल में प्लेन देखने जाते थे हम, राइट। एयरफोर्स प्लेन में बैठना परिवार का हमारा एक सपना था। अब एक इंसान उस प्लेन में बैठा, पहली बार बैठा, आप कह रहे हो फोटो मत खींचना, फोटो इंस्टाग्राम पे डालना मत। वो तो सेलिब्रिटी ऐसे ऐसे करके जा रहा है, उसको तो नहीं बोला। अच्छा पहली बार बैठ रहा है, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा मत देखो, आंखें बंद कर लो। गांधी जी के मंदिर बन जाओ, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे कार आने वाली है, आने वाली। तुम तो बोलते हो मूवी आने वाली है, मूवी आने वाली है। मूवी आ गई, देखो कार आ गई, देखो। धोनी ने तेंदुलकर को देखा, क्रिकेट खेलने का मन किया। किसी ने धोनी को देखा तो क्रिकेट खेलने का मन किया। किसी ने किसी सेलिब्रिटी को देखा तो एक्टर देखने का मन किया। किसी ने गाड़ी खरीदी। कॉलेज लाइफ में अरुण सर ने, भूपेश सर ने गाड़ी खरीदी, हमारा मन किया। ऐसे एकदम एसी में बैठाते थे, मजा आता था। सर मैं आपको बताऊं, मेरे को प्रेजेंटेशन में बताया गया था अरुण सर के पास ब्लू कलर की R15 में, और सर मैंने ज्वाइन करने से पहले, अब आप बोलोगे क्या ज्वाइन करने से पहले, अब कुछ ना कुछ तो ज्वाइन करा होगा तभी तो फिंजेरा में आए। इतिहास बहुत बड़ा है हमारा, डाउट मत करना। तो पहले बोल चुका हूं, इतिहास हमारा जेट प्लेन है और रॉकेट हम उड़ाने वाले हैं, राइट। लोग आज एडटेक कर रहे हैं सर, हमने एडटेक में उस समय करोड़ों रुपए के टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं था इसको एडटेक बोलते हैं। अभी पता चल गया एडटेक है, मजा आता तो क्या करते थे। सिग्नल लाइट भाई को तो पता भी नहीं था, जब हमें पता था। यस करेक्ट, जब हमें पता था। अब सर की मैंने R15 देखी, मैं गया सर, 2 दिन मैंने ढूंढा था, वो R15 दिखाई दी और मैं खड़ा रहा वहां पे। अच्छा लेकिन देखो था डायरेक्शन एक ही। मैंने R15 देखा, सर आए बैठे, तसल्ली हो गई थी, मैंने स्टार्ट किया, करेक्ट। और सर एक मेरा फ्रेंड थे, वो आए और डायरी में ना आपका चेक था। अब कुछ लोग होता है चेक लेके घूमते रहते हैं, हमारा चेक हम लेके घूमे, प्लेन उड़ाए है कि क्या प्रॉब्लम? हमारा चेक है, हम लेके घूमेंगे, अभी आप अक्षय कुमार भी तो कह रहे हैं मैंने सबसे ज्यादा टैक्स पे किया, तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर अगर 25-30 हजार में कमाए तो वो ना बोले कि मैंने पैसा कमाया, वो ना बोले, सब कुछ मतलब वही बात हो गई जो अरुण सर बोले थे।
हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। अब सर मैं कॉलेज में था ना, ज्वाइन करने से पहले की बात कर रहा हूँ, हमें एक चेक दिखाया, आपको बात करूंगा तो आपको नेगेटिव थी। उस समय यूट्यूबर वाले ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होते थे, तो ये ऑफलाइन यूट्यूब फ्यूचर यूट्यूबर से मिल लिए थे, ये नेगेटिव थे सर। वरना मेरी अपलाइन थी एजुकेशन पहले मिला, बहुत और समझ लीजिए। असल में भागना है, वो तो भागना है, वो तो रुकेंगे नहीं। तो अचानक से मेरी फ्रेंड आई और उनकी डायरी से चेक गिरा। अब गिराया मुझे नहीं पता, लेकिन गिरा। मैंने उठाया और मैंने उस चेक को देखा। उस चेक में सर कुछ 30-35 हजार रुपए लिखे, महीने का था, हफ्ते का था, मुझे पता नहीं, लेकिन आपका था ये पता। मैंने चेक देखा, मेरे को झटका लगा। उनका ये चेक अगर इनका नाम चेंज हो जाए और ये गिर जाए क्या होगा? मजा आ रहा है। अब अगर सर मेरे को कोई चेक नहीं लिखा था तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती? अगर कुछ नमूनों को बोल दिया था, शो ऑफ नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना, हमको नहीं दिखानी, हमको नहीं दिखानी। मेरे को तो उसी चेक से इंस्पिरेशन मिली सर। उस चेक से इंस्पिरेशन मिली, 23 वर्ष की उम्र में करोड़ों रुपए कमाए। उस चेक से ये जाते हैं, यूट्यूबर्स का क्या कहना है, ये जाते हैं एक ही होटल में जाते हैं, 5 बार वीडियो खींच के लाते हैं। कैसे ना जाना, कैसे ना खींचे आदमी वीडियो। हम गए थे पहली बार परिवार के साथ हरिद्वार में, धर्मशाला में रुके थे, वापस आए। पहली ट्रिप हुई, वो पहली ट्रिप हमारी हुई शिमला में, शिलोंग रिजॉर्ट, उसमें गए। शिलोंग रिजॉर्ट में गए, पहली बार जब दरवाजा खोला सर, इतनी सर्दी में नहाया था मैं, बाथरूम अच्छा था। इतना बाथरूम ने इतना प्रेरित किया, उधर नहा लो एक बार। फिर टी मेकर, अब हमने तो जिंदगी में आज तक टी मेकर देखा नहीं था। पहली बार चाय बनाई, अच्छी नहीं लगी, पी रहे हैं, टी मेकर से नहीं है। फिर एकदम से ब्रेकफास्ट में गए, लंच में गए। हमें क्या पता था कि डिनर भी, हमने तो लंच में ही डिनर। क्रिकेट खेल रहे थे, सर भी थे, सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अब वहां पर फोटो भी ना खींचे, अब हमारे पास कैमरे वाला फोन नहीं होता तो नहीं खींचते था। हाँ, कुछ लोगों ने भी गलतियां की, कुछ डायरेक्टर्स भी गलतियां करते हैं, करेक्ट। अपने कुछ सपनों को पूरा करने से पहले अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए, अर्न करना चाहिए, फिर अपने सपनों को पूरा करने का प्राइस पे करो। सपनों को पूरा करने का प्राइस आप क्या करो, पे करो। जब आप बिना प्राइस पे करे सपने पूरे करने की कोशिश करते हो, फिर ये यूट्यूबर वाले लोगों को मौका मिल जाता है। क्योंकि उन्होंने, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देख लिया होगा तो उनको मौका मिल जाएगा बात को कहने। आप समझे मेरी बात, करेक्ट। अब हम शो ऑफ करें या ना करें, आप भी बताओ, करें या ना करें, या यूट्यूबर्स की सुने? करें सर, करेंगे। अपने हर सपने को लिखेंगे और अपने हर सपने को पूरा करेंगे। जिसको रोकना है रोक ले, जिसको रोना है रो लो, जिसको कहना है कह लो। कई लोग बोलते हैं उस जमाने में ठीक था, अब इसका जमाना जा चुका है। मुझे मत बताओ, 2011 में भी मैंने यही सुना था। सर मैं 2011 में आया, 1% बोलते हैं कि जिन्होंने 2001 में स्टार्ट किया था ना, 1 में, तुम्हारे टाइम तक इसका स्कोप जा चुका है, खत्म हो चुका है। मुझे क्या पता था हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने उनकी बात को यहां से सुना और यहां से क्या करा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अरुण सोलंकी सर का चेक। करेक्ट। हुआ क्या उसका नतीजा, कुछ वर्षों के बाद में, राइट, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर अपलाइंस, हम अच्छा कर रहे हैं। करेक्ट। और मैं आपको बोलूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 2027 में डायरेक्ट सेलिंग से बहुत बड़ा कर रहे होंगे।
कान में ये नहीं जा रहा है, उसका स्कोप खत्म हो चुका है, ये नहीं जा रहा है, उनके कान में ये नहीं जा रहा है। उनको कोई क्रिप्टो वाला आके कंफ्यूज नहीं कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ, क्रिप्टो में करोगे क्या? बिटकॉइन तुम बनाओगे? तुम करोगे क्या? मुझे तुम बनाओगे क्रिप्टो? आता तुम्हें कुछ नहीं, 2 रुपए की प्रोग्रामिंग नहीं आती, तुम बनाओ क्रिप्टो? क्या बिजनेस है क्रिप्टो? पैसा तुम्हारे पास 1000 रुपए, उससे तुम स्टॉक मार्केट करोगे? टाइटन का शेयर नहीं तुम्हारा, 300 रुपए का टाइटन का शेयर खरीद के यही दिखते रहा ना, आज 10 बढ़ा, आज 10 नीचे गया, तुम्हें प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, धन कमा लो। हो सकता है अपलाइन ही सिखा दे कैसे करना है इन्वेस्ट, कहाँ करना है इन्वेस्ट। कई बार हो गई सर, हम सर निखिल सर बैठ के पूरा ज्ञान देते हैं, उधर ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। अब आप बोलेंगे क्यों दे रहे हैं? पैसा है, दे रहे हैं, आपके पास है, आपको भी दे देंगे। अब 1000 रुपए में कौन ट्रेडिंग करे? आदमी के पास शाम को चाय पीने के पैसे नहीं है, ट्रेडिंग करूंगा, आई एम इन लव विद स्टॉक मार्केट। करो भाई लव, लेकिन पैसे का इंतजाम तो करो, राइट? तो कहीं ना कहीं आज मेरे कहने का मकसद क्या है, मैं क्यों स्टॉक मार्केट कर रहा हूं? हम डिजिटली मूव कर रहे हैं, लेकिन कई विभिन्न प्रकार के प्राणी भी तो डिजिटली मूव कर रहे हैं। क्या होता था पहले? नेगेटिव लोगों की कमाई नहीं होती, अब कमाई हो रही। पहले नहीं होती थी कमाई, कि पहले नेगेटिव करते थे और आप पूछते थे क्या कब तक नेगेटिव करने का करियर बनाओगे, तो थोड़ी देर में गायब हो जाते थे। लेकिन अब इनको एक मॉडल मिल गया है, यूट्यूब मार्केटिंग मॉडल। नेगेटिव वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ, कोई बात नहीं, किसी का घर भरता है, हमारे घर भरने दो। प्रॉब्लम वाली बात। But be confident about the model that you are working on. Yes. Be confident about the model that you are working on. आप जिस मॉडल में काम कर रहे हैं, आप उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए। आप कॉन्फिडेंट रहिए। हो सकता है कि ये एक ऐसा इंसान जिसके पास 500 करोड़ रुपए की संपत्ति हो, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल 0 वैल्यू रखता हो। मैं अपनी सोच के हिसाब से कह रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। हो सकता है जिसके पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन उसके लिए मॉडल 0 वैल्यू। लेकिन आपको ये मॉडल दुनिया की नजरिए से नहीं देखना है, आपको ये मॉडल देखना है आज मैं जिंदगी में कहां खड़ा हूं और मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, उसमें ये मॉडल क्या रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि आपकी कहानी और से, आपकी रिसोर्सेज औरों के रिसोर्सेज से अलग हो सकते हैं। और आप, मेरे को इतना पता है कि जब मैं 19 वर्ष का था और जो रिसोर्सेज मेरे पास में अवेलेबल थे, उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई और रास्ता मेरी जिंदगी में था ही नहीं, और था तो उसमें इतने बड़े रिस्क इन्वॉल्व थे जो मैं ले नहीं सकता, एट लास्ट कई लोग ये भी कहना है कि आज के डेट में हर एक इंसान अपने प्रोफाइल पे एंटरप्रेन्योर लगा लिया, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करा? तुमने परमिशन दी लगाने की। इंडिया के अंदर 2016 में 400 स्टार्टअप, 2022 में 65,000 स्टार्टअप्स हैं। There is a growth of 10 times. कितने की ग्रोथ है? 10 गुने की ग्रोथ हुई है। नंबर ऑफ देश बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है, युवा एंटरप्रेन्योर लगा रहा है। तुम्हें क्या समस्या है? बेरोजगार लगाए, आई एम बेरोजगार, अच्छा लगेगा? लिंक्डइन पे सबने लिखा हुआ है मैं भारतीय हूं और बेरोजगार। अगर वहां किसी ने लिखा एंटरप्रेन्योर, किसी ने लिखा सेल्फ एम्प्लॉयड, किसी ने लिखा आई एम कंप्लीटिंग माय ड्रीम्स, कुछ बुरा? क्या बुरा? अब ये सारी बातें हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम ये सारे एलिमेंट्स एलिमिनेट नहीं होंगे, बट हमें एजुकेट अपने आप को करना है। हमें अपने आप को एजुकेट करने के साथ साथ हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे टीममेट्स को भी राइट टाइम पे एजुकेट करना। करेक्ट? इस तरीके के एलिमेंट हर समय पे हमारे पास भी थे,
लेकिन उन एलिमेंट से पॉइंट नंबर 1 हम कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि हमने अपने दिमाग से सोचा, अपनी क्षमताओं से, अपने एक्सपीरियंसेस से हमने खुद एवेल्यूएट करने की कोशिश करी, और हमने हमारी टीम को भी एक राइट टाइम पे उन चीजों को लेकर ट्रेन किया, एक क्लैरिटी थी। क्योंकि हमारी टीम में जब कोई नया आता है, उसके पास इतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं कि वो एवेल्यूएट कर पाए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है या गलत। हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, अगर हम एक डायरेक्टर हैं, हमें अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू राइट टाइम पे कुछ चीजों को कन्वे करना है, कुछ चीजों को कन्वे करना है। यही कुछ बातें थी जो मेरी तरफ से आज आप लोगों के लिए थी, करेक्ट, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, राइट। एंड विद दीस वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम में से ज्यादा लोग, मतलब यहाँ पे बैठे हर एक डायरेक्टर को सबसे पहला तो अपना रंधन बोर्ड क्लियर करना है, मतलब चैलेंज ऐसा आना चाहिए कि मतलब सर हो सकता है ट्रिप को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़े, तो लोगों को होटल ही नहीं मिल रहा। आप सबको आने चाहिए, हो आप नहीं तो ताली बजाइए रंधन बोर्ड पे, 50,000 पे ताली बजाइए आपने।